हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 4 विकास, जो डेवलपमेंट चैप्टर है। इसका एक टॉपिक है फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्टेज में स्टूडेंट के संदर्भ में परिवार, दोस्तों और स्कूल की भूमिका। यानी जब बच्चा छोटा होता है, खासतौर पर जब फाउंडेशन स्टेज, जो पहले 5 वर्ष की अवस्था है, 3 वर्ष से 8 वर्ष तक लेकर के, जो अब नई एनईपी 2020 के अनुसार हम बात करें तो जब बच्चा आंगनवाड़ी में कक्षा 1-2 में पढ़ाई करता है, उस स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है। और उसके बाद जब वो कक्षा 2, 3, 4 और 5 में होता है, यानी 6 वर्ष, 7, 8 तक तो वो है फाउंडेशन स्टेज में, 8 वर्ष की अवस्था तक। उसके बाद 8, 9, 10 और 11 इसमें वो होता है सेकेंडरी स्टेज पर, जिसे हम कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। सेकेंडरी नहीं, प्रिपरेटरी स्टेज। सेकेंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। तो इसमें जो है परिवार की, दोस्तों की और समाज की, स्कूल की क्या भूमिका है, इसके बारे में जानना है। ये टॉपिक है हमारा आज का। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4 डेवलपमेंट यानी विकास। तो ये जो हम बात कर रहे हैं पहली 2 स्टेज की, ये अकॉर्डिंग टू है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें एक प्लान बताया गया एजुकेशन का, जिसे हम कहते हैं 5+3+3+4। एकेडमिक स्ट्रक्चर को इस तरह से बांटा गया। पहले जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो था 10+2। क्या था? 10+2, जिसमें कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई और उसके बाद 11, 12 सेकंड, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। तो इस तरह से हमारा जो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो था। अब जो नया स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+2, जिसमें पहली जो स्टेज है वो है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज 3 वर्ष से 8 वर्ष की उम्र तक के बच्चा जो आंगनवाड़ी में होता है, जहां पर वो, अगर हम कहें कि नर्सरी केजी की क्लासेस जब करता है, या आंगनवाड़ी में पहले 3 वर्ष और कक्षा 1 और 2, कक्षा 1 और 2, 3 वर्ष तो आंगनवाड़ी में और 2 वर्ष कक्षा 1 और 2, इनको मिलाकर के पहले 5 साल बनते हैं, जिन्हें कहा गया फाउंडेशनल स्टेज। फिर है प्रिपरेटरी स्टेज, जो 8 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चा होता है, उसमें वो कक्षा 3, 4 और 5 इनमें पढ़ाई करता है। टॉपिक हमारा यह है कि इन दोनों स्टेज पर परिवार की, सहपाठी की और विद्यालयों की क्या भूमिका होती है, ये हमें पढ़ना है। पर उससे पहले थोड़ा सा ये जो नया एकेडमिक स्ट्रक्चर है, इसको समझ लेते हैं। नया एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है, कि 5+3+3+4 क्या है। सभी को पता है कि 2020 में सरकार एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, जिसे हम जानते हैं एनईपी 2020 के नाम से, एनईपी 2020। उसमें जो है नया ढांचा 5+3+3+4 लाया गया, जिसमें आंगनवाड़ी या प्री स्कूल, इनमें बच्चे 3 वर्ष जाएंगे और जो मौजूदा 12 साल की एजुकेशन है वो भी रहेगी। यानी कक्षा 1 से 12 तक की जो पढ़ाई है वो भी रहेगी, प्लस पहले 3 साल आंगनवाड़ी की ओर जोड़ दिए। तो यानी एजुकेशन के जो ईयर है वो बढ़ा करके कर दिए गए 15 ईयर की एजुकेशन हो गई। अब इसमें 3 साल आंगनवाड़ी के, फिर कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसको डिवाइड कैसे किया? तो इसको डिवाइड हमने किया, पहली स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में 3 साल तो आंगनवाड़ी के, आंगनवाड़ी में बच्चा पढ़ेगा 3 साल फाउंडेशनल स्टेज में, और कक्षा 1 और 2 स्कूल की हो गई, कक्षा 1 व 2, इनको मिलाकर के पहली स्टेज बनती है जो 5 साल की है, उसे कहा गया 5। जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें कक्षा 2, 3 और 4 को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्टेज है, मिडिल स्टेज में रखा गया है, सॉरी, प्रिपरेटरी स्टेज में कक्षा 3, 4 और 5 को रखा गया है, 2 तो पहले ही हमारी हो चुकी थी। फिर मिडिल स्टेज में 6, 7 और 8, तो 3 क्लासेस यहां हो गई। सेकेंडरी स्टेज पर, जिसे पहले सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया जाता था, वो सेकेंडरी स्टेज अब आएगी, तो उसमें कक्षा 9, 10, 11 और 12, ये सबको सेकेंडरी स्टेज में रखा गया। तो जो सेकेंडरी स्टेज है उसमें अब बच्चे जो हैं वो विषय अपने हिसाब से चुन सकते हैं, यानी विषय चुनने की आजादी होगी। ये सब चीजें डिस्कशन आपने एनईपी 2020 के समय पर भी सुने होंगे, पढ़े होंगे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज पर रहेगा, बट थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। तो सेकेंडरी स्टेज पर मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज को अलाउ कर दिया गया है, यानी आप विभिन्न विषय लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 में विषयों के चयन में लचीलापन होगा, बच्चों की रुचि को इंपोर्टेंस दी जाएगी, यानी बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विषय को चुन सकेंगे। मिडिल स्टेज में जो है मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा पॉलिसी में बोला गया था।
अब जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है प्रिपरेटरी स्टेज और फंडामेंटल स्टेज। इन दोनों को हमारे सिलेबस में रखा गया है। तो ये पढ़ाई जो खेलकूद से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा कक्षा 3, 4 और 5 में, पढ़ाई से जुड़ी खेलकूद की एक्टिविटियों पर, ताकि बच्चे जो है मनोरंजक तरीके से सीख सकें। साथ ही खोजपरक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इंटरेक्टिव लर्निंग पर जोर दिया जाएगा कक्षा 3, 4, 5 में। वहीं फंडामेंटल स्टेज पर यानी कक्षा 1 और 2 और पहले 3 साल जो आंगनवाड़ी के हैं वहां खेलों पर जोर दिया जाएगा। खेलों के द्वारा सीखने पर, मल्टी लेवल प्ले मतलब कई स्तर के खेलों के द्वारा बच्चों में सीखने का विकास किया जाएगा। वहीं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर भी बल दिया जाएगा, बच्चे क्रियाकलाप करके खेलकूद के द्वारा सीख सकें। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये 2020 में बदला गया था। इसी में जो पहली 2 स्टेज है इनमें हमें पढ़ना है कि इनमें बच्चे के परिवार का, दोस्तों का और स्कूल का क्या रोल है। तो जब फर्स्ट स्टेज में जब बच्चा 3 से 8 वर्ष का होता है, तो इस 3 से 8 वर्ष की अवस्था में अगर आप देखें तो बच्चे को कैसे सिखाना है, खेलों के द्वारा, अनुभव के द्वारा, अनुकरण के द्वारा। यानी बच्चे का एक नेचुरल सा गुण है, बच्चे खेलों से बहुत सीखते हैं और जैसा वो देखते हैं उससे सीख लेते हैं। तो आसपास की चीजों को देख करके सीखते हैं और बच्चे दोहरा करके सीखते हैं। जैसा व्यवहार आप करते हैं या जो बातें आप बोलते हैं बच्चे उनको दोहराते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तो इसी चीज पर बल देती है जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी ये कहती है कि बच्चा इस अवस्था में जब इन चीजों से सीखता है तो इन्हीं चीजों से सिखाने का प्रयास किया जाए, खेलों से, उसके अनुभव से, अनुकरण से, और इससे जो है बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। तो इसमें जो है परिवार का, सहपाठियों का, स्कूल का, यानी आंगनवाड़ी जो प्रारंभ में 3 वर्ष होंगे, स्कूल और आंगनवाड़ी दोनों एक साथ चलेंगे, तो उसको लेकर के। तो फंडामेंटल स्टेज पर मैंने ये बता ही दिया, मल्टी लेवल प्ले पर जोर दिया जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर। आगे भी हम इस पे बात करेंगे। अब टॉपिक है परिवार की भूमिका क्या होगी इसमें। तो परिवार किसी भी बच्चे के लिए पहला विद्यालय होता है। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखना शुरू करता है। परिवार में वो भाषा सीखता है, बोलना सीखता है, सुनना सीखता है, कैसे बात करते हैं। कुछ शब्द तो बच्चा पहले से ही सीख करके स्कूल में जब 3 साल का बच्चा आता है तो वो कुछ शब्दों को बोलना जानता है, छोटे छोटे वाक्य बोलना जानता है, परिवार के माहौल से परिचित हो चुका होता है, वो अपने घर के परिवार के माहौल को अच्छे से समझता है। तो इसमें माता पिता का बड़ा रोल है कि वो बच्चे को प्यार दें, सुरक्षा दें, भावनात्मक रूप से उसे बेहतर बनाएं, उसकी जरूरतों की जो है ख्याल रखें, और बच्चे की जो इमोशनल नीड है उसके साथ साथ जो उसकी सोशल फिजिकल नीड है उनको भी अच्छे तरीके से पूरा अगर किया जाता है तो बच्चे का विकास बेहतर होता है। ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं पेरेंट्स। शुरुआत में बच्चे में अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। अच्छी आदतों का विकास करना मतलब बच्चे को समय से उठना सिखाना, बच्चे को खेलकूद के द्वारा उसको कुछ सिखा सकते हैं, साफ सफाई की छोटी छोटी बातें सिखा सकते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखना, शेयरिंग सिखा सकते हैं, केयरिंग सिखा सकते हैं, अपनी चीजों को एक दूसरे के साथ बच्चा जो है वो बांट करके, शेयर करके प्रयोग करना सीखे। तो कई सारी चीजें हैं। अब इन सब चीजों को करने के लिए जो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, कहानियों का सहारा ले सकते हैं, कविताओं का सहारा ले सकते हैं। हर समाज में कुछ लोकगीत होते हैं, लोक कथाएं होती हैं, उन्हें सुना करके बच्चों का जो है विकास किया जाता है, तो उनका सहारा लिया जा सकता है। छोटी छोटी एक्टिविटीज का, खेलों का सहारा लिया जा सकता है। तो परिवार की एक बड़ी भूमिका होती है बचपन में बच्चे के विकास में। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि माँ जो है बच्चों को कहानी सुना करके बच्चे की कल्पनाशीलता का विकास कर सकती है, बच्चे के भाषा कौशल का विकास कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बच्चों को कहानियां सुनाते हैं तो उन शब्दों पर ध्यान देते हैं, उन शब्दों को सीखते हैं, और साथ ही बच्चे कहानी सुनते समय जो है अपने मस्तिष्क में उन घटनाओं का, उन चीजों का चित्रण करते हैं। तो इससे जो है बच्चों की कल्पनाशीलता का विकास होता है, इमेजिनेशन उनकी बढ़ती है। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान रखा जाए तो परिवार जो है बच्चे के जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें एक अहम भूमिका निभाता है और निभा सकता है। ठीक है, तो परिवार की भूमिका पर हमने देखा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों की क्या भूमिका होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं 3 से 8 साल के बीच में, तो बच्चे जो है झुंड में रहना पसंद करते हैं, अपने गैंग में रहना पसंद करते हैं। वैसे तो बच्चे 8 से 11 की अवस्था में भी झुंड में रहना पसंद करते हैं, पर छोटे बच्चों को छोटे बच्चों के साथ खेलना कूदना बहुत पसंद होता है। और इसी खेल कूद में उनमें सामाजिकता का विकास भी होता है, उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है, एक दूसरे की मदद करना। खेलों से ही वो सहयोग करना सीखते हैं, खेलों से ही वो चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करना सीखते हैं। अब एक बच्चे पर बैट है तो वो अपना बैट ले आएगा, दूसरे बच्चे पर बॉल है वो बॉल ले आएगा, तीसरे के घर में कोई लकड़ियां पड़ी हैं वो उनसे को लगा करके स्टंप बना लेंगे और वो बच्चे वहां क्रिकेट खेलने लगते हैं। या किसी बच्चे के पास फुटबॉल है तो उसी से सारे बच्चे फुटबॉल खेल लेते हैं।
तो इससे जो है बच्चे एक दूसरे के साथ चीजों को साझा करना सीखते हैं। साथ ही यहाँ से बच्चे जो है खेलों के नियमों के बारे में भी सीखते हैं, और प्रतीक्षा करना भी बच्चे खेलों के द्वारा भी सीखते हैं। और कई बार अपने दोस्तों को कहीं जाना है, मेला जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो एक दूसरे को केयर करना, वेट, एक दूसरे के लिए वेट करना भी सीखते हैं। खेल में ही नियमों को सीख लेते हैं। खेलों के द्वारा बच्चे नियमों को मानना किस तरह से, नियमों का पालन किस तरह से करना है। खेल बच्चों में अनुशासन का विकास भी करता है, और बच्चे एक दूसरे को देख करके सीखते हैं। आपस में भी बच्चों में छोटी छोटी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, कंपटीशन होता है, खेल में आगे बढ़ने की भावना का विकास होता है। खेल में जीत हार होती रहती है, बट वहां से बच्चा जो है साथ ही साथ कंपटीशन की जो भावना है वो भी उसका विकास होता है। तो खेल में हार जीत को स्वीकारना ये बच्चा सीखता है। तो यानी छोटे बच्चे के जीवन में उसके दोस्त भी उसको जाने अनजाने बहुत कुछ सिखाते हैं, अच्छी बातें भी सिखाते हैं, कई बार कुछ बुरी बातें भी सिखा देते हैं। पर खेलों से या बच्चों के साथ खेलने से, अपने दोस्तों के साथ रहने से बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और अपने जीवन में भी बहुत सारी चीजें सीखता है। फिर बात आती है विद्यालय की क्या भूमिका है छोटे बच्चे की। उसमें जब बच्चा हमारा 3 से 8 वर्ष का है, तो उस समय विद्यालय की क्या भूमिका है। विद्यालय उन्हें शिक्षा देता है, ये तो हम ट्रेडिशनल रूप से जानते हैं। विद्यालय में जो है बच्चे को कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, पर वो खेलों के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा अगर शिक्षण होगा तो उनका जो शिक्षण है वो स्थायी भी होगा और मनोरंजक भी होगा। तो विद्यालय और आंगनवाड़ी में छोटी छोटी गतिविधियां और खेलों के द्वारा अगर शिक्षण कराया जाएगा तो इससे जो है बच्चे वहां पर रुचिपूर्ण तरीके से सीखेंगे। और विद्यालय की ये भी भूमिका है कि विद्यालय बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करे, और एक ऐसा वातावरण जो सभी बच्चों के लिए उपयुक्त हो, जिसे हम कहते हैं समावेशी वातावरण। क्योंकि कुछ बच्चे हमारे सीखने में जो है कमजोर होते हैं, कुछ तेज होते हैं, कुछ मध्यम गति वाले होते हैं, और कुछ के साथ शारीरिक परेशानियां भी हो सकती हैं। तो उन सबके बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए अगर विद्यालय एक समावेशी और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करता है तो उसका भी जो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका बच्चे के जीवन में होती है। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो अपने समूह के साथ रहता है, यानी और बच्चों के साथ घुलता मिलता है। तो विद्यालय में जब बच्चे के साथ और भी बच्चे घुलते मिलते हैं तो उससे उसकी सामाजिकता का विकास भी होता है। बच्चे स्कूल में छोटे छोटे गीत, कहानियां सुनते हैं, चित्र देखते हैं, नाटक करना सीखते हैं, और बच्चों का जो शिक्षक हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में अच्छी बातें बता सकते हैं, साफ सफाई के बारे में अच्छी बातें बता सकते हैं, खान पान के बारे में, पोषण के बारे में बता सकते हैं, और इन चीजों को प्रैक्टिकली यूज करते हुए बता सकते हैं। तो छोटे बच्चों के जीवन में विद्यालय जो है छोटे छोटे चेंजेस लाने में, खासतौर पर प्रिपरेटरी स्टेज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निभा भी सकता है। अगर वहां सुरक्षित वातावरण हो, समावेशी वातावरण हो, तो बच्चों के लिए वो काफी लाभदायक होता है। और विद्यालय में बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा हर अलग होता है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है। तो किसी भी बच्चे के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको स्कूल बोझिल लगने लगे, पढ़ाई बोझ लगने लगे। अगर सीखना बोझ हो जाएगा तो फिर वो बच्चा सीख नहीं पाएगा और स्कूल आने से ही कतराने लगेगा, बचने लगेगा। तो एनईपी 2020 में भी कहा गया सीखना बोझ नहीं होना चाहिए, आनंद की, मनोरंजन की एक प्रक्रिया होना चाहिए। तो जब सीखना एक मनोरंजन की और आनंद की प्रक्रिया होगी और मजे से बच्चे गतिविधि के द्वारा, खेलकूद के द्वारा, या फिर एक जो है कहते हैं सक्रिय गतिविधि करते हुए सीखता है, तो वो जो है ज्यादा प्रभावी माना जाता है। ठीक है। दूसरी जो स्टेज है वो है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसे 8 से 11 वर्ष की अवस्था में कक्षा 3, 4 और 5 के लिए रखा गया है। तो इसमें जो बच्चा है वो कौन सी कक्षा में होगा? कक्षा 3, 4 और 5 में। यहाँ पर बच्चा एक तरह से गणितीय विकास अपना करता है, या कहें हम भाषाई विकास करता है, वो प्रमुख होता है। क्योंकि बच्चा इसमें लिखना, पढ़ना, गणना करना, साथ ही तार्किक ढंग से सोचना, इन सब का जो है वो विकास कर सकता है। कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे जो है कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं, अच्छे से अपना हिंदी इंग्लिश की किताबें पढ़ लेते हैं, और साथ ही उनमें जो है प्रश्नों को सोच समझ करके जवाब देने की क्षमता का विकास होना भी जरूरी होता भी है। बच्चे जो है अब सोच समझ करके प्रश्नों के जवाब देने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो इस समय जो पढ़ाई है वो खेलकूद के साथ साथ खोजपरक एक्टिविटी की बेस्ड पर हो, इंटरेक्टिव लर्निंग हो, बच्चे की जो सोच है उसके विकास पर आधारित हो। तो इस तरह की लर्निंग होना बहुत जरूरी है। और इसमें जो परिवार की भूमिका है, वो परिवार की भूमिका यह है कि वो पढ़ाई के लिए जो है एक अनुकूल वातावरण प्रदान करे, एक ऐसा वातावरण प्रदान करे जिससे बच्चा जो है वो तीव्र गति से सीख सके और मनोरंजक ढंग से और एक सहज भाव से सीख सके, बिना किसी बोझ के सीख सके।
और एक ऐसा वातावरण परिवार बच्चे को दे जहां पर बच्चे की जिज्ञासा को भी बढ़ावा मिले। या ऐसा ना हो कि बच्चा कोई प्रश्न अपने घर में पूछे और उसको जो है डांट पीट करके, धमका करके और चुप बैठा दिया जाता हो। तो इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे की कोई जिज्ञासा है तो माता पिता की भूमिका है कि वो उसकी जिज्ञासा का जो है जवाब देने की कोशिश करें, और अगर उन्हें नहीं पता है तो जो भी व्यक्ति उपयुक्त हो या जो शिक्षक उपयुक्त हो जो उसकी जिज्ञासा का जो है उत्तर दे सकता है, तो उनसे उनका संपर्क कराने का प्रयास करना चाहिए। यानी बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ावा देना चाहिए, उनके प्रश्नों के उत्तर देने का भी प्रयास करना चाहिए। खुद से ना आए तो जो व्यक्ति दे सकता है उससे संपर्क करा करके आप बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करें। साथ ही परिवार की भूमिका है कि जब बच्चे 8, 9, 10, 11 वर्ष के होते हैं तो उनमें नैतिकता का विकास होना बहुत आवश्यक है। नैतिक मूल्यों के विकास के लिए इस समय परिवार को सक्रिय रूप से उनके ऊपर नजर भी रखते हुए और उनमें जो नैतिक गुण है, चाहे ईमानदारी, जिम्मेदारी, अनुशासन, इनका विकास करना चाहिए। और परिवार की ये भी भूमिका है कि परिवार जो है विद्यालय के संपर्क में लगातार रहे, शिक्षकों के संपर्क में रहे, ताकि वो अपने बच्चे के जो विकास की जो अवस्था से वो गुजर रहा है उस पर वो उसको अच्छे ढंग से समझ पाए। शिक्षक भी अपनी राय परिवार को दे सकते हैं, परिवार के बच्चों के माता पिता को दे सकते हैं, और माता पिता भी बच्चे के बारे में अपनी राय शिक्षकों को दे सके। इसलिए परिवार का लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि परिवार जो है बच्चे के शिक्षकों के साथ संपर्क में रहे, क्योंकि संपर्क में रहने से जो है बच्चे घर पर कैसा व्यवहार करता है, घर पर उसके सीखने की प्रक्रिया क्या है या उसके घर का वातावरण क्या है, इसका पता शिक्षकों को चल जाता है। इस अनुसार वो अपनी शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन कर सकते हैं कि बच्चे के लिए क्या उपयुक्त होगा। साथ ही बच्चा विद्यालय में कैसा परफॉर्म कर रहा है या विद्यालय के वातावरण में उसका कैसा व्यवहार है, इसका पता माता पिता को चल जाता है, जिससे वो अपने घर पर उसके लिए और उपयुक्त वातावरण तैयार कर सकते हैं और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल संसाधन आ गए हैं, मोबाइल है, टेलीविजन है और भी बहुत सारे स्मार्ट गैजेट आ गए हैं, तो इनका प्रयोग अगर संतुलित तरीके से बच्चा करे तो वो अपने जो सीखने की गति है उसे बढ़ा सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें जो है अगर हम मौखिक रूप से या लिखित रूप से समझाएं तो शायद समझना कठिन होता है, पर क्योंकि आजकल डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं तो उसमें बच्चों को दिखा करके चीजों को विजुअलाइजेशन के द्वारा जो है बड़े आसान ढंग से समझाया जा सकता है। तो इसलिए डिजिटल संसाधनों का जो कक्षा 3, 4 या 5 में संतुलित ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के सीखने की गति और तेज हो और बच्चे चीजों को सिर्फ पढ़ने या लिखने की बजाय देख करके भी सीख सकते हैं। तो माता पिता द्वारा होमवर्क में मार्गदर्शन देना या कोई उत्तर अगर बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो उसमें उसकी मदद करना, लगातार नजर रखना कि बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है,